हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 19 वीडियो होने वाली है, जहां पर हम मेमोरी हायरार्की को कंटिन्यू करेंगे। जहां पर हम जो रेस्ट ऑफ द मेमोरी हायरार्की के पार्ट्स रह गए थे उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला ही टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। इससे पहले हमने रैम रोम क्या होता है उनको हमने कवर कर दिया, जो कि हमारे मेन मेमोरी के पार्ट्स थे। तो इस वीडियो में हम अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं। हमारे जो एडिशनल मेमोरी पार्ट्स होते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, उनको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, secondary memory used to store large amount of data permanently, slower than RAM, but much cheaper and larger। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारे रैम से तो स्लोअर होती है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है होल्ड करने की कोई डेटा, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में मिलता है। और ये चीपर वर्जन भी होता है मेमोरी का। ये सबसे वन ऑफ द चीपेस्ट मेमोरी एलिमेंट भी है हमारे मेमोरी हायरार्की में से। फिर थर्ड पॉइंट ये बताता है कि ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब कंप्यूटर का अगर पावर ऑफ हो गया तब भी ये हमारा जो डेटा होता है ये कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल रहता है। फिर इसके टाइप्स में भी आप देख सकते हैं, ये तीन अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं। पहला है मैग्नेटिक, फिर है ऑप्टिकल एंड थर्ड है सॉलिड स्टेट। मैग्नेटिक में हार्ड ड्राइव एंड मैग्नेटिक टेप आ जाते हैं हमारे में। ऑप्टिकल्स में हमारे पास सीडी रोम उसके वर्जन्स आ जाते हैं। और सॉलिड स्टेट में एसएसडीज आ जाते हैं। इनको आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये रहा इनका डायग्राम। जो हमारा ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में थोड़ा और अमाउंट ऑफ स्पेस चाहते हैं तब हम इन मेमोरीज का इस्तेमाल करते हैं किसी फाइल्स या फोल्डर को सेव करने के लिए। आई गेस ये तो बेसिक आपने 6-7 में पढ़ा ही होगा। फिर आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा, जो कि है कैशे मेमोरी। अब ये जो कैशे मेमोरी है ये क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, कैशे मेमोरी इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। अब देखिए, रैम की स्पीड सीपीयू से कई गुना कम होती है, तो बीच में हम एक ऐसे टाइप का मेमोरी एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या करता है, एक इन दोनों की स्पीड को भी मैच करवाता है, दूसरा इन दोनों के बीच में एक ब्रिज जैसा काम करता है, जिससे डेटास का जो ट्रांजैक्शन होता है फॉर कंप्यूटेशन वो हो पाता है पॉसिबली विदाउट एनी फेलियर। तो आप ऐसे समझिए कि कैशे सीपीयू और रैम के बीच में पाया जाता है, जो कि बीच में होके इन दोनों के प्रोस एंड कॉन्स को सपोर्ट करता है, जिससे हमारा जो कंप्यूटेशन होना होता है हमारे कंप्यूटर में डेटा से रिलेटेड, वो अच्छे से हो पाता है। एंड सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, स्टोर्स फ्रिक्वेंटली स्टोर्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो डेटा हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ना, वो मेन मेमोरी के अलावा कैशे में भी स्टोर्ड रहता है, जिससे क्या होता है जब भी हम उस फाइल को दोबारा इस्तेमाल करने जाते हैं वो जल्दी लोड हो जाता है, जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। एंड थर्ड पॉइंट, रिड्यूसेस एक्सेस टाइम टू मेन मेमोरी। मतलब रैम की जो एक्सेस टाइम होती है उसको रिड्यूस कर देती है, मतलब फास्ट कर देती है। अब इसके फीचर्स भी आप देख सकते हैं। पहला, ये बहुत ही फास्ट होता है। दूसरा, ये वॉलेटाइल होता है, मतलब पावर ऑफ तो इसके अंदर के डेटास भी गए। और थर्ड पॉइंट, बिल्ट इनटू सीपीयू और प्लेस्ड क्लोज टू इट। मतलब ये सीपीयू के अंदर भी पाए जाते हैं और उसके आसपास भी पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो स्पीड अप हो जाता है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सीपीयू आ गया। फिर हमारा आता है उसके बाद कैशे, जो कि रैम से डेटा लेता है, और रैम क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेता है। तो आप इसका फ्लो देख सकते हैं। सीपीयू को जो डेटा चाहिए होता है वो कैशे से आता है। कैशे को जो डेटा चाहिए होता है वो मेन मेमोरी से आता है, मतलब रैम और रोम से। और फिर मेन मेमोरी को जो डेटा चाहिए होता है वो आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी से। फिर एक और चीज, कैशेस के लेवल्स होते हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी कैशे लेवल्स क्या होता है, बेसिकली हम इंडिविजुअल एक कैशे का इस्तेमाल ना करके 2-3 कैशे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम L1 कैशे की बात करें तो वो सीपीयू के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लोकेशन सीपीयू के अंदर पाया जाता है, वो स्मॉल होता है और बहुत फास्ट होता है। देन जब हम L2 की बात करते हैं, वो नियर सीपीयू में पाया जाता है, सीपीयू के अंदर पाया नहीं जाता, और उसकी साइज मीडियम होती है एज कम्पेयर टू L1, और वो L1 से स्लोअर होता है। फिर जो हमारा L3 होता है वो हमारा शेयर्ड होता है सीपीयू के मल्टी कोर को, अभी आप डायग्राम से देखोगे तो अच्छे समझ जाओगे, और वो लार्जर होता है इन तीनों से, और ये तीनों से स्लोएस्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जो L1 होता है वो पॉकेट साइज होता है, L2 ड्रॉअर के साइज का होता है, और L3 हमारा कैबिनेट के साइज का होता है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि हमारा जो
कंप्यूटर होता है वो आपने नोटिस किया होगा 1 कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर प्रोसेसर का बनता है। तो ये जो कोर्स ऑफ प्रोसेसर्स हैं ये अलग अलग सीपीयूज होते हैं बेसिकली। तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से हमारे पास 4 अलग अलग सीपीयूज हैं यहाँ पर। कोर का मतलब आप सीपीयू समझ लीजिए अभी के लिए। और उसके अंदर हमारे पास L1 कैशे है हर जगह, और फिर L2 कैश है, और जो L3 कैश है वो इन चारों कोर्स के डेटास को फैच करने के लिए बाहर इस्तेमाल होता है। आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं एक डायग्राम से। जैसे कि देखिए पहले आता है हमारा प्रोसेसर, फिर उसके नजदीक में आता है हमारा L1 कैशे, फिर आता है L2 कैशे, फिर आता है L3 कैशे, फिर मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी स्टोरेज। अब सीपीयू को जो डेटा चाहिए वो कैशे से आता है, कैशे को जो डेटा चाहिए वो L2 कैशे से आता है, L2 कैशे को जो डेटा चाहिए वो L3 से आता है, एंड सो ऑन। जिससे कि क्या होता है हमारा जो स्पीड का मिस कैलकुलेशन होता है वो भी अवॉइड होता है, और हमारा डेटा फ्लो में रीड एंड राइट हो पाता है। ये बेसिकली टेम्परेरी डेटा होल्ड करके रखता है जो हम बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जिससे जो हमारा लोडिंग टाइम है वो बच जाता है, फास्टली लोड हो जाता है कोई प्रोग्राम। आप सेकेंड इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने स्पीड से रिलेटेड कैशे को समझा है कि हमारा L1 सबसे फास्ट होता है, फिर L2, फिर L3, L4 ऐसे आते रहते हैं कैशे, जो जितने भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इसीलिए जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाओ तो मेन मेमोरी की इंक्वायरी करते टाइम कैशेस की मेमोरीज की कैपेसिटी भी इंक्वायर करो, क्योंकि कैशे हमारे कंप्यूटर में बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है, जिससे हमारी कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब ये जो कैशे रैम से कैसे डेटा फैच करता है ये 3 टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। पहला है डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा है एसोसिएटिव मैपिंग, तीसरा है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, 1 to 1 लोकेशन मैच करता है, मतलब आमने सामने जो लोकेशन मिलती है उनमें वो फैच कर रहा होता है अपना डेटा। और सेकंड में एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है, ये ब्लॉक वाइज फैच कर रहा होता है अपना डेटा। और सेट एसोसिएटिव में हमारा जो कैशे है उसको ग्रुप कर देता है, और उसके बाद हमारे जो रैम से डेटा होते हैं उनको फैच कर रहा होता है ग्रुप वाइज। इसको हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल से डायरेक्ट मैपिंग को समझा देता हूँ। इसकी अगर आप डिटेल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी टेक्निक है। इसमें क्या होता है, ये हमारी मेन मेमोरी है, करेक्ट है, और ये हमारी कैशे मेमोरी है। मेन मेमोरी में हम डेटास को वर्ड्स में या फिर बिट्स में काउंट करते हैं, और 1 वर्ड = 1 बिट होता है। तो आप देखेंगे हमारी जो मेन मेमोरी है वो B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 पे हमने डिवाइड किया है ब्लॉक्स में। और हमारी जो कैशे मेमोरी है वो हमने लाइंस में डिवाइड किया है, L0, L1, L2, L3। अब जब हमारी मेमोरी लोड होनी होती है तो क्या होता है, हमारे मेन मेमोरी का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो कैशे मेमोरी के फर्स्ट लाइन पे जाता है, फिर लोड होता है। फिर सेकेंड ब्लॉक हमारा L2 कैशे मेमोरी में जाता है, फिर जो हमारा थर्ड ब्लॉक होता है वो सिमिलरली L3 में जाता है कैशे मेमोरी में। फिर क्या होता है, यही प्रोसेस रिपीट होने लगती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारा B4 है वो जाएगा फिर L0 में लोड होने के लिए, फिर जाएगा हमारा B5 L1 के अंदर, एंड सो ऑन। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो मेन मेमोरी है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू कैशे मेमोरी। तो हम इकट्ठा मेन मेमोरी को कैशे मेमोरी में लोड नहीं कर पाते, तो हम सीक्वेंशियल वाइज कैशे मेमोरी में लोड करते हैं हमारे डेटास को फ्रॉम मेन मेमोरी। ऐसे ही हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा रैम का जो डेटा होता है वो कैशे मेमोरी में लोड हो पाता है और हमारी प्रोसेसिंग हो पाती है। और यहीं पे अगर हम एसोसिएटिव मेमोरी की बात करें, जैसे हमने ब्लॉक्स को लाइंस में सीक्वेंशियल वाइज लोड किया, लेकिन एसोसिएटिव मेमोरी में हम ऐसे सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं करते। हम ब्लॉक 1 को किसी भी लाइन में पहले लोड कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट ब्लॉक को हम उसके हिसाब से लोड करते हैं। इसमें कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं होती कि ब्लॉक 1 जो है वो लाइन 1 में ही लोड होगा और ब्लॉक 4 जो होगा वो भी हमेशा लाइन 0 में ही लोड होगा। नहीं, ब्लॉक 1 L0 में भी लोड हो सकता है, L1 में भी लोड हो सकता है, L2 में भी लोड हो सकता है। और फर्दर अगर हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग की बात करें, वो के वेज पे डिपेंड करता है। के वेज में आपको नंबर्स दी जाती है कि 2 वेज में, 4 वेज में, 6 वेज में। उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारी कैशे मेमोरी को डिवाइड करते हैं, एंड देन जो हमारे सेट्स बनते हैं उन पे हमारा डेटा लोड करते हैं। अगर आप डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं जल्दी इसके ऊपर नई वीडियो ले आऊंगा। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रेड।
रेडुडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली गाइस हमारे डेटा को सिक्योर करने के टेक्निक्स होते हैं। क्या होता है, अगर हमारा डेटा है, मान लीजिए एक डिस्क पे है, तो क्या होगा, अगर वो डिस्क खराब हो गया तो मतलब क्या, हमारा डेटा गया, जिससे हमको बहुत नुकसान होगा। तो हम क्या करते हैं, रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हमारे डेटा को सिक्योर एंड सेव करने के लिए। इसमें क्या आता है, रेड इज अ टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस मल्टीपल हार्ड ड्राइव इनटू सिंगल सिस्टम, improves परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और बोथ डिपेंडिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन। अब इस ये क्या करता है, हमारे जो डेटाज होते हैं उनको ऐसे भी इसमें सेव करता है जिससे अगर एक डेटा लॉस भी हो रहा है, मतलब एक डिस्क खराब भी हो रहा है, तो हम अपने डेटाज को कहीं और सेव करके या फिर ऐसे रखते हैं जिससे हमारे डेटा को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलग अलग वेज हैं अपने डेटास को सिक्योर करने के, लेकिन हम 3 वेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड 0, रेड 1 एंड रेड 5। रेड 0 में क्या होता है, स्ट्रिपिंग होती है, रेड 1 में मिररिंग होती है और रेड 5 में स्ट्रिपिंग विथ पैरिटी होती है। अब ये होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल आप ये डायग्राम देखिए। अब अगर गौर करोगे, हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, हमेशा चंक्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, तो हम क्या करते हैं, उनको ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और अपने अलग अलग डिस्क में सेव करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हमारा एक डिस्क खराब भी होता है तो हमारा टोटल डेटा लॉस नहीं होता। फर्दर अगर हम रेट जीरो की बात करें तो ये क्या करता है, स्ट्रिपिंग करता है, मतलब एक डेटा को डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करेगा और अलग अलग डिस्क में सेव करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अलग अलग डिस्क में अपने डेटास को डिवाइड करके ये सेव करके रखता है ऐसे। और रेड वन क्या करता है, मिररिंग करता है, मतलब हमारे डेटा को सेव करता है दो अलग अलग ब्लॉक्स में, मतलब उसकी कॉपी सेव करके रखता है दो अलग अलग डिस्क में जो कि सिमिलर होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और रेट 5 क्या करता है, हमारे डेटास को अलग अलग बॉक्स में सेव करने के साथ साथ पैरिटी डालता है। पैरिटी आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने भी पैरिटी के बारे में नहीं पढ़ा वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ पर हम पैरिटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में अलग अलग पोजीशन में पैरिटी का इस्तेमाल किया है। अब ये पैरिटी का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मान लीजिए अगर इस ब्लॉक का डेटा लॉस हो जाता है, तो पैरिटी के इस्तेमाल से हम इस डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा हम कैसे करते हैं। सिमिलरली हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में पैरिटीज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक भी अगर हमारा लॉस हो जाता है तो पैरिटी के इस्तेमाल से हम अपने डेटास को इजीली रिट्रीव कर पाते हैं। रेट 5 टेक्निक इस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जिससे हमारा डेटा सेव और सिक्योर रह पाता है। आप इस टेबल से भी समझ सकते हैं, जो रेट जीरो होता है वो क्या करता है, स्ट्रिपिंग करता है, मतलब अपने डेटा को डिवाइड करता है अलग अलग ड्राइव्स के अंदर, और इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होती, मतलब अगर एक ड्राइव खराब हो जाती है तो उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो भी खराब हो जाता है। उस सिचुएशन में हमारा जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, उसको रिकवर हम नहीं कर पाते। और ये फास्ट रहता है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, वो एक प्लेट में है, तो अगर आप एक प्लेट से उस डेटा को रिट्रीव करोगे तो उसको टी टाइम लगेगा। और वहीं पे अगर आप उस डेटा को दो प्लेट में डिवाइड करते हो और दोनों को एक साथ एक्सेस कर रहे हो, तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए टी डिवाइडेड बाई 2 टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो स्पीड होगी वो इनहेंस हो जाएगी। एंड रेट 2 में आप देख सकते हैं ये मिररिंग करता है, मतलब कॉपीज करता है, और फॉल्ट टॉलरेंस रहती है, क्योंकि एक कॉपी खराब होगी तो दूसरी कॉपी से वो फैच हो जाती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो मीडियम होती है। एंड रेट 5 क्या करता है, स्ट्रिपिंग प्लस पैरिटी, मतलब उसको अलग अलग चंक्स में डिवाइड तो करेगा लेकिन साथ में अपना पैरिटी भी ऐड करेगा, जिससे फॉल्ट टॉलरेंस हो पाता है, क्योंकि अगर हम एक डेटा लॉस करते हैं तो पैरिटी उसको रिट्रीव कर देता है। और इसकी स्पीड भी गुड होती है, क्योंकि ये भी स्ट्रिपिंग करता है, जिससे हमारा जो डेटा होता है वो अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है और अलग अलग हिस्सों को हम एक साथ एक्सेस कर पाते हैं, जिससे स्पीड इंक्रीज होती है। तो आज के लिए इतना ही है, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।